हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। फर्स्ट है निकल साइनाइड का दिया हुआ है। निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर +2 होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर देगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। sp2 क्यों? क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 ही ऑर्बिटल चाहिए उसको। सो साइनाइड आयन जो है 4 वो DsP2 में ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए डायमैग्नेटिक है। इट मे बी नोटेड दैट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल टू पॉजिटिव इट अपीयर्स एट द फर्स्ट साइड दैट हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, है ना। ऐसा लगता है कि sp3 होनी चाहिए, but actually it is DsP2, that is the two unpaired 3D electron pair up against Hund's role before hybridization. This is on account of the following two reasons. If no pairing occurs, the complex should be paramagnetic, but actually it is diamagnetic. इसलिए pairing हो जाती है। Cyanide ion जो है वो strong ligand है, as it approaches the metal ion, the electron must pair up. बट यहीं अगर निकल के साथ Cl4 ले लिया जाए तो वो वीक लिगेंड फील्ड है, प्रोवाइड करता है क्लोराइड आयन। सो वो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है दो ये पेयर अप नहीं होते हैं, 3D ऑर्बिटल ऐसे कैसे रह जाते हैं। और यहाँ पे फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है, s और p के ऑर्बिटल जो हैं हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं और टेट्राहेड्रल शेप देते हैं, ठीक है। मोर ओवर इट विल बी पैरामैग्नेटिक। बट अगर निकल साइनाइड है तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉपर NH3 4। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की यहाँ पे +2 है, ये देखो होल पे चार्ज +2 है तो अमोनिया पे होता नहीं है तो इसलिए। और इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को जो है p ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा दिया, एक्साइट करवा दिया और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, शिफ्टिंग हो गई। एज इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर इज सिमिलर है किसके, कॉपर क्लोराइड का, किसके, जिस NH2 4 इन द कॉम्प्लेक्स CuCl4, ठीक है। सो ये भी सिमिलर ही होगा। कॉम्प्लेक्स विद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब जिनकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 5 होगा। वेल नोन एग्जाम्पल है पेंटाकार्बोनाइल आयरन 0। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, ठीक है। सो कार्बोनाइल जो हैं वो सारे के सारे DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये पेयरिंग अप हो जाती है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए 3D इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर अप हो जाते हैं और 4s के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3D में आ जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए पेयरिंग हो जाएगी और आपको DsP3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। और ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री डायमैग्नेटिक नेचर का है। कैसे प्रेडिक्ट करें कि ज्योमेट्री जो है कॉम्प्लेक्स की फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। सो हमें पता लग जाता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 3D में तो ऑब्वियसली s और p के ऑर्बिटल्स जो है यूज अप होंगे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में। और अगर नहीं पेयर्ड अप हुए हैं, पेयर्ड अप हो गए हैं तो ऑब्वियसली d के इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे पेयरिंग हुई है कहाँ पे नहीं, और उससे पता लगा लेंगे हम कि क्या कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, निकल Cl4 2 नेगेटिव जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। सो इसका मतलब ये है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इन द 3D ऑर्बिटल डू नॉट पेयर अप। सो 3D ऑर्बिटल के पेयर अप नहीं हुए। So hence to accommodate electron pairs from 4 Cl negative ions, the only hybridization possible is sp3, है ना। पेयर अप नहीं हुए तो
sp3 ही होगी, देयरफॉर द शेप इज टेट्राहेड्रल। इन केस ऑफ निकल साइनाइड वहां पे क्या हो गई थी, पेयरिंग हो गई है ना, अभी पीछे किया हमने, ये देखो निकल साइनाइड, यहाँ पे पेयरिंग हो गई। यहाँ पे इन्होंने Cl4 का एग्जांपल दिया है कि पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए इस तरह का मैग्नेटिक मोमेंट जो था यहाँ पे 0 था, इसलिए हमें पता लग गया कि इसका DsP2, अब क्या 4 ही जाने हैं साइनाइड आयन, तो ऑब्वियसली DsP2 ही होगी कन्फिगरेशन, और इसीलिए स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है। So from magnetic moment we can predict the geometry. Why is the complex copper NH3 4 two positive square planar and not tetrahedral? जैसे निकल में हुआ उस तरह से बेसिस ऑफ कन्फिगरेशन है कॉपर टू पॉजिटिव का, वन में एक्सपेक्ट द हाइब्रिडाइजेशन टू बी sp3 बट होती नहीं है। द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D इन प्लेस ऑफ 4p ऑर्बिटल, ठीक है। Thus, magnetic behavior cannot justify the involvement of DsP2 hybridization. However, एक्सरे स्टडीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स की शो करती हैं कि लिगेंड्स जो हैं वो कोप्लेनर है, विच कैन बी सो ओनली इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 इसमें, ठीक है। यहाँ पे कि उसने बोला कि पैरामैग्नेटिक करेक्टर है, तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर होने के लिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है ना। बट जो स्टडीज शो करती हैं उसके हिसाब से तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बट एक्सरे स्टडीज जो है वो शो कर रही हैं कि इसकी DsP2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो ये फेल कर गई थ्योरी यहाँ पे। सो ड्रॉबैक्स क्या है, ये जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस के मेटल आयन के पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि लो स्पिन यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और कुछ जो हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है वो पता नहीं लगा। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता कर रहे हैं तो वो मिसलीडिंग हो सकता है ना, जैसे आपने इस केस में देखा। अब ये बोलेगा पैरामैग्नेटिक है तो आप तो यही समझोगे कि d ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है, तो कई बार जो है मैग्नेटिक करेक्टर या बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए ये मिसलीडिंग हो सकती है थ्योरी, ठीक है। ये देखो निकल का यहाँ पे बताया हुआ है, ऐसे तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा बट कई बार जो है वो ये इलेक्ट्रॉन p में भी शिफ्ट करवा देता है, ठीक है, एक्साइटेशन हो जाती है। और इट कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कलर भी नहीं बता पाए। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर थर्मोडाइनमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो भी नहीं शो कर पाए। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ इंजेक्शंस, सो बहुत सारी इंजेक्शंस हैं। In a number of cases, the experimentally observed values of magnetic moment do not exactly coincide with the values calculated from valence bond theory. तो एक जैसी नहीं थी वैल्यूज, सो ऐसी शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने के लिए न्यू थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये जो है अभी मोस्ट आपको कन्वीनियंट या बोल सकते हो आपकी अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी लगेगी क्योंकि इसने जो है सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। किसने बनाई है, हेंस बेथे एंड जॉन वैन ब्लैक ने। सो मैं जो है आपको एक एक करके नहीं बताऊंगी कि ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपने लिखना खुद है, ठीक है। इन्होंने बोला कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल लिगेंड के बीच में ना ही कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और वो कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की वजह से और ये इंटरेक्शन जो हैं वो सिमिलर हैं जैसे कि क्रिस्टल के आयंस में होती हैं, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोला गया, ठीक है। और जहाँ पे जो है अगर आयंस लिगेंड जो हैं
लिगेंड्स को इन्होंने नेगेटिव चार्ज माना, बट जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए वो पोलैरिटी ले आए, ठीक है। तो नेगेटिव पोल जो है वो अट्रैक्ट हुआ मेटल की तरफ, ठीक है। और इन्होंने डी जनरेट एनर्जी लेवल लिए कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल जो हैं वो एक ही एनर्जी लेवल में है, इक्वल एनर्जी से, यानी कि वो डी जनरेट है और वो मेंटेन्ड रहते हैं अगर नेगेटिव चार्ज फील्ड जो है सिमिट्रिकल ना हो। नेगेटिव चार्ज का लिगेंड का जो नेगेटिव फील्ड है वो सिमिट्रिकल ना हो, यानी कि अगर वो अप्रोच करेंगे तो वो डीजनरेट नहीं रहेंगे, वो टूट जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इन्होंने लिगेंड को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से शो किया हुआ है और मेटल आयन को पॉजिटिव से। ज्योमेट्री जो है वो इस तरह की हो सकती है ऑक्टाहेड्रल की। सो वन लोब जो है ये देखो 1 2 3 4, यानी कि अबव साइड पे है और इसी तरह का एक नीचे वाली साइड पे है। मान लो ये एक प्लेन है तो एक इसके ऊपर की तरफ है और एक इसके नीचे की तरफ है, इस तरह से है ये चारों तरफ से, ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज जो है जेड वाई और एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो लाई करता है, यानी कि लिगेंड जो है वो एक्स वाई जेड के प्लेन में है या एक्सिस में है। अब बात करें अगर डी ऑर्बिटल्स की शेप्स की, तो आपको पता ही होगा किस तरह की शेप्स होती हैं, डी वाई जेड की, डी एक्स जेड की, डी एक्स वाई की, डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर और माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये तीन ऑर्बिटल जो तो हैं क्या है, एक्स वाई के बीच में है ना, एक्स और वाई के बीच में आ रहा है इनका, या जेड और वाई के बीच में आ रहे हैं ऑर्बिटल, बट यहाँ पे जो है अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है। सो इनके अगर अलोंग दी एक्सिस हैं, लिगेंड भी अलोंग दी एक्सिस हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे जो है ये बीच में आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। सो लिगेंड और इनके बीच की स्पेस जो है या आप बोल सकते हो और इंटरेक्शन जो है वो इतनी नहीं है, तो इसलिए जो है ये क्या हो रहे हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी कम है। सो जब ये स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ये एक एनर्जी लेवल पे होंगे, उसको हम बैरी सेंटर बोलेंगे। लेट में ये देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है फ्री आयन में है, ठीक है। फिर इसको जो है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में ले आए तो ये है आपका बैरी सेंटर, ठीक है। किस एनर्जी लेवल पे है ये, एवरेज एनर्जी लेवल पे, इसको हम बैरी सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो ऑर्बिटल अलोंग दी एक्सिस थे वो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी लिगेंड से, तो वो स्प्लिट हो जाएंगे हायर एनर्जी में, और जो बिटवीन द एक्सिस होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे लोअर एनर्जी में, ठीक है। सो जो हायर में होंगे उनको ईजी बोलेंगे, ईजी लेवल, और जो लोअर में उनको T2G लेवल, ठीक है। थ्री फोल्ड डीजनरेट और टू फोल्ड डीजनरेट, तो दो ऑर्बिटल यहाँ पे, तीन यहाँ पे, और इनका जो एनर्जी डिफरेंस है अगर आप देखो तो जो T2G का है वो है -0.40 डेल्टा O, ठीक है। यानी कि इसका कितना कम एनर्जी है बैरी सेंटर से, -0.40, और ईजी का कितना ज़्यादा है बैरी सेंटर से, 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। सो डेल्टा ओ का मतलब है यहाँ पे ओ फॉर एक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी चाहिए उनको, कितनी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लगी डीजनरेट होने में, ठीक है, स्प्लिट करने में। सो अगर हमें
T2G की लिखनी होगी तो माइनस करके लिखेंगे, -0.40, और अगर EG की लिखनी होगी तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, फॉर एनी गिवन मेटल केटायन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट ओ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। किस तरह का लिगेंड लगा हुआ है। सम लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड देते हैं और उनकी स्प्लिटिंग जो है वो लार्ज होती है, जबकि अदर्स जो है वो वीक फील्ड देते हैं, इसलिए स्प्लिटिंग जो है स्मॉल होती है। तो यहाँ पे सभी लिगेंड्स की जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ वैल्यू जो लिखी हुई है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। इस अरेंजमेंट को जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला गया है। तो ये आपने लर्न कर लेनी है। सबसे लास्ट में आयोडीन है और सबसे स्टार्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। The ligands with small value of delta O are called weak field ligand, और जिनकी ज़्यादा strong field। CFC की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बताया गया है कि T2G में इलेक्ट्रॉन है X और EG में इलेक्ट्रॉन है Y। तो X इलेक्ट्रॉन को हम -0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और EG के इलेक्ट्रॉन को हम 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपस में वो प्लस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि 0.6 का क्या चार्ज है, प्लस साइन है, प्लस है, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है CFC वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि D1 के लिए T2G में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर T2G2 में, फिर T2G3 में, तो इनकी वैल्यू तो इस तरह से आ गई है ना। D4 to D7 जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दी हुई है वैल्यू। अब यहाँ पे दो चांसेस हैं, या तो पेयरिंग अप होना स्टार्ट हो जाएगा, या वो सिंगल सिंगल पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर पेयरिंग होगी। तो ये कब होगा? अगर तो वीक लिगेंड फील्ड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो पेयरिंग अप होगी, और अगर वीक लिगेंड फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी और वो सिंगल सिंगल एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि यहाँ पे हाई स्पिन स्टेट होगी, यहाँ पे लो स्पिन स्टेट होगी, क्योंकि पेयरिंग अप होना स्टार्ट हो जाएगी। और D8 to D10 जो है फिर से T2G6 फिर EG में चला जाएगा, क्योंकि ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट जो है, ठीक है। सो सिर्फ एक ही है पॉसिबल। इसके बेस पे जो है एक्सप्लेनेशन की हुई है इन्होंने प्रॉपर्टीज की, हाई स्पिन स्टेट्स एंड लो स्पिन स्टेट्स। हाई स्पिन स्टेट कौन सी हुई? जहाँ पे वीक लिगेंड फील्ड है, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी। और लो स्पिन स्टेट कौन सी हुई? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। The electronic configuration of any given complex is the one that is most stable. For each spin state, the relative stability is balance of the two opposing effect. each spin state के लिए अपोजिंग इफेक्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लो स्पिन स्टेट जो है वो, उसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, which is a stabilizing effect, but many of its electron have paired spins, which is a destabilizing effect. High spin state is stable because more of its electron have unpaired electrons, but is unstable because one or two of its electron are in higher energy orbital. High spin state stable तो है कि वहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो अनपेड हैं, बट अनस्टेबल इसलिए भी हैं क्योंकि जो है कुछ दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से में है ना। The relative stability of low and high spin state is determined mainly by the magnitude of delta O. अगर डेल्टा O जो है वो लार्ज होगा, लो स्पिन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल होगी, और अगर डेल्टा O जो है वो स्मॉल होगा, हाई स्पिन स्टेट यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्टेट जो है वो स्टेबल होगी। D4 to D7 जो है उनकी CFSC वैल्यू जो है फॉर लो स्पिन जो है वो लो है ना। मोर स्टेबल है।
For the configuration D1, D2, D3 or D8, D9, D10, there is only one possible way in which d orbitals may be filled. So इसलिए इनकी मिनिमम सेम स्टेट में रहते हैं, मिनिमम एनर्जी इररिस्पेक्टिव ऑफ द किस तरह का फील्ड है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ओनली वन वे है. The value of delta O is usually compared with the energy required for electron pairing in a single orbital. So इसको कंपेयर किया जाता है, जिसको P से डिनोट करते हैं, और पेयरिंग एनर्जी. ठीक है, अगर डेल्टा O जो है P से कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में चला जाएगा, यानी कि फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी Eg में चला जाएगा, यानी कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बनेंगे. तो लिगेंड्स जो हैं इसके लिए कौन से कहलाएंगे? लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा ओ इज लेस देन पी आर कॉल्ड वीक लिगेंड फील्ड्स. अगर डेल्टा ओ जो है ज़्यादा है पी से, सो D6 आयन्स पेयरिंग विल अक्कर T2G ऑर्बिटल में, Eg ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहेंगे. ठीक है, और वी गेट लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमें मिलते हैं, यानी कि लिगेंड्स जिनके लिए डेल्टा ओ जो है ग्रेटर है देन पेयरिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स उनको बोला जाएगा. सो इस बेसिस पे जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी कि उनकी डेल्टा ओ वैल्यू जो है वो हाई है और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. वीक फील्ड लिगेंड है, लो डेल्टा ओ वैल्यू है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म. तो हम जो है इस प्रिंसिपल को यूज करके मैग्नेटिज्म भी, मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता कर सकते हैं, यानी कि लो स्पिन स्टेट या हाई स्पिन स्टेट बन रही है उससे पता चल जाएगा. अगर हाई स्पिन स्टेट होगी तो पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर लो स्पिन स्टेट होगी तो पेयर अप हो चुके हैं तो डायमैग्नेटिक करेक्टर होगा. ठीक है, कलर की बात करें तो स्प्लिटिंग जो हो रही है उस टाइम पे जो एनर्जी जो है चाहिए होती है स्प्लिटिंग के लिए, वो एब्जॉर्ब हो जाती है. द CFC फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट. फोटोन ऑफ विजिबल लाइट के बराबर होती है. सो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेंगे विजिबल लाइट को और एक्साइट कर देंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इनटू हायर एनर्जी वंस. जैसे कि यहाँ पे टाइटेनियम का एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने, 1 3D इलेक्ट्रॉन है सिर्फ. सो इसका स्पेक्ट्रम जो है शो करता है वीक पीक जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम पे है, जो कि एनर्जी अबाउट 240 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ग्रेटर देन डेल्टा ओ वैल्यू. सो ये सफिशियंट है कि एक्साइट कर देगी T2G के इलेक्ट्रॉन को Eg में. ठीक है, सो ग्रीन येलो जो है पोर्शन जो है अब लाइट का वो एब्जॉर्ब कर लेगी. अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो आपको रेडिएट करेगी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी. सो द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट आफ्टर द सम after some wavelength from the white light is absorbed for a एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यानी कि जब एक्साइटेशन हो गई यहाँ से यहाँ पे जो एनर्जी लाइट जो है यूज हो गई, उसके बाद जो वेवलेंथ जो बची वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग कलर देगी. ठीक है, अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हुई है कॉम्प्लेक्स के थ्रू तो ये आपको रेड अपीयर करेगा. उसी तरह से अगर रेड हुई है, क्योंकि रेड जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू का, सो दैट इज वाई कॉपर 2 आयन इन एक्व सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर देते हैं. ठीक है, different complexes exhibit different colors when either the metal ion is different or the metal ion is the same but the ligands attached to it are different. ठीक है, सो लिगेंड पे डिपेंड करता है. टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स ऑन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट लिगेंड को, मेटल सेम है लिगेंड डिफरेंट है, NH3 साइनाइड H2O. तो आपको पता है साइनाइड के सबसे ज़्यादा है लिगेंड फील्ड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी ना, वो लर्न करनी है आपने.
H2O का कम है, तो ऑब्वियसली एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो किस ऑर्डर में होगी, H2O की कम, फिर NH3 साइनाइड जो है वो ज़्यादा एक्साइट करेगा। सो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई हैं इनकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो कलर जो एब्जॉर्ब हुआ इसमें वो ऑरेंज ब्लू वायलेट है, और जो कलर इन्होंने ट्रांसमिट किया वो ब्लू ऑरेंज और येलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे रहे हैं। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर एब्सेंस होगी लिगेंड की तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही नहीं होगी और सब्सटेंस जो है आपको कलरलेस दिखेगा, ठीक है। सो लिगेंड को होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको हीट कर देंगे, वाटर हीट कर देंगे तो वाटर जो है लॉस हो जाता है और प्रोडक्ट जो है कलरलेस दिखाई देता है। उसी तरह से ये ब्लू है बट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो वाइट है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स में भी फर्दर इलस्ट्रेटेड, जैसे जैसे यहाँ पे हमने लिगेंड की क्वांटिटी बढ़ाई वैसे वैसे इसका कलर जो है चेंज होता गया निकल में, पहले पेल ब्लू था, फिर ब्लू पर्पल, फिर वायलेट। तो इस तरह से जो है ये कलर की प्रॉपर्टीज को भी शो कर सकती है क्रिस्टल फील्ड पे भी। ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।